नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी 11 सीटों पर 1 महीने तक महाअभियान चलाएंगी। इस दौरान दलित पिछड़ों के प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जनसंपर्क और बैठक कर दलित पिछड़ों के प्रबुद्ध लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी की जाएगी। बीजेपी का महाअभियान 30 मई से शुरू होने जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। तीस मई से बीजेपी का शुरू होगा महाअभियान। क्या पिछड़ों को लामबंद कर पाएगी बीजेपी? बीजेपी का ये प्रैक्टिकल क्या चुनावी लैब में होगा पास? बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर कर रही है काम। नगर निकाय चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद भाजपाई गदगद हैं। नतीजों के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दलितों और पिछड़ों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। प्लान के लिए तहत बीजेपी दलित पिछड़े प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने का महाअभियान चलाएगी। पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को विशेष हिदायत दी गई है। कहा गया कि कार्यकर्ता पार्टी की बातों को लीक नहीं करें और अंदर ही बात अंदर रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड पर रहने वाली बीजेपी की नजर 80 सीटों पर है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। दलित पिछड़े प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने का महाअभियान माइक्रो मैनेजमेंट की कड़ी है। आपको बता दें, इस बार बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में अनूठा प्रयोग किया था, जिसमें निकाय चुनाव में बीजेपी को अभूतबंद करने की कवायद करेगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए ओबीसी वोटर्स के सामने दावे और वादे किए, मगर वो टिक नहीं पाए। ऐसे में वक्त रहते हुए बीजेपी अपने किले को कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी हुई है, ताकि 24 के रण में यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यानी ओबीसी वोटर्स का किला कोई भेद नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए हर वो प्रयास कर रही है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये चुनाव अच्छे से जीत जाए। 365 दिन और 80 सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शरण श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ श्रीकांत कुशवाहा जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं। इतनी तत्परता दिखा रही है बीजेपी और देखा जा रहा है कि उसका 1 महीने का ये महाअभियान चलेगा। आप कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं अशोक जी? सुनील जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है कि कैसे हर बूथ से टारगेट करके समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम काट दिए जाएं, कैसे चुनाव में काला धन का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित किया जाए, कैसे चुनाव में मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके एक आर्टिफिशियल, एक हिप्नोटाइज टाइप का एजेंडा क्रिएट करके, जैसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री या इस टाइप का कुछ एजेंडा, बजरंग बली, इस टाइप का कोई एजेंडा लेकर के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती रहती है। अशोक जी, ध्यान तो आप भी भटकाते हैं। आप देखेंगे अशोक जी, ध्यान तो आप भी भटकाते हैं, लेकिन आपके कारगर साबित नहीं होते। सुनील जी, देखिए, जो मूल मुद्दे जो होते हैं ना, समाजवादी पार्टी आप देखो किसी भी समय किसी भी चुनाव में अपने मूल मुद्दों से कभी नहीं भटकती है। अभी निकाय चुनाव में भले हम सेकंड नंबर पे थे, लेकिन कभी भी हमारा चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, वो मूल मुद्दों के अलावा कभी इधर उधर की बातें नहीं किया। लेकिन वहीं पे कैसी बात कर रहे हो अशोक जी, कैसी बात कर रहे हो आप कि आप मूल मुद्दों के बाद, कितनी आपकी बातों की जड़ियां लगती हैं चुनावों में,
दुनिया जानती है, आप कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करते। अशोक जी, कैसी बात? बताइए सुनील जी, पूरे चुनावी एजेंडे में आप चाहे कर्नाटक का चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव उठा के देख लीजिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो या छोटे नेता हो, कोई भी नेता आपको जमीनी मुद्दे पर बात करता हुआ दिखा क्या? अगर कोई भी मुद्दा, अगर जमीनी मुद्दे पर कोई भी नेता अगर बात करता हुआ दिखा तो आप एक एग्जाम्पल मुझे बताएं। श्रीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। श्रीकांत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अशोक जी का कहना है, समाजवादी पार्टी का, कि आप बुनियादी मतलब जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ जो बातें करते हैं हवा हवाई हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए, आप लोग ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाकर सारे प्रयास कर रहे हैं। इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कर्नाटक में ओबीसी वोट नहीं मिला इसलिए? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बैकवर्ड ने सहयोग किया है। जैसा कि अशोक जी ने कहा है कि हमारी पार्टी किसी मूलभूत से नहीं भटकती है, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी है जो जाति विशेष की राजनीति करती है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का सम्मान रखती है और सभी को साथ लेके चलती है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो लोकसभा की हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 80 सीटें माननीय मोदी जी को ये भेंट की जाएंगी। मैं समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहता हूँ, जिनमें से 63 सीटें जो सामान्य वर्ग को दी गई है, सामान्य वर्ग में से भी कई सीटें जो पिछड़ा वर्ग को दी जाएंगी, तो वो भी एक ये बीजेपी पिछड़ा वर्ग का हमेशा सम्मान रखती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। श्रीकांत जी, इतनी घबराहट अभी आपको क्यों होगी? कर्नाटक चुनाव में ओबीसी का वोट नहीं मिला, सीधा आप ओबीसी के लिए महाअभियान चलाने की बात कर रहे 1 महीने तक के लिए। कानपुर बुंदेलखंड में ये महाअभियान चलाया जाएगा। डर कहीं ना कहीं आपके मन में है कि वोट कहीं सरक ना जाए? कहीं ये डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा से सभी वर्ग को लेकर चली है। रही बात कर्नाटक की, तो वहां भी आपने देखा है जो प्रशासन की ओर से गड़बड़ियां की गई है। जो आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें दिखाया गया है कि बीजेपी के वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया। वहां पे जो पीठासीन कैबिनेट है उसने खुद वोट डाला है। ये गुंडागर्दी की राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जाए ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सारे प्रयास कर रही है कि लोकसभा चुनाव में उसको भारी बहुमत से जीत मिले। इस प्रकार से महाअभियान, 1 महीने का महाअभियान, चाहे वो कानपुर में है चाहे वो बुंदेलखंड में चलाने जा रही है आज 30 तारीख से। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस प्रकार के महाअभियान से भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार तेज होगी या नहीं? क्योंकि कर्नाटक में देखा गया कि ओबीसी का वोट बैंक उनको नहीं मिला, और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या था सभी को पता है। तो क्या ये नया टेस्ट लैब में पास कर पाएगा बीजेपी को या नहीं? शैलेंद्र जी, ओबीसी वर्ग जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है और बहुत ही आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन से जूझ रहा होता है। तो ऐसे में उसका बहुत ज्यादा उसकी आस्था भगवान में, धार्मिक चीजों में रहती है, कर्मकांडों में जी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि धार्मिक को ज्यादा आगे किए रहती है और एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट रखती है धार्मिक अभिरुचि रखने वालों में कि हम आपके सोच के ज्यादा करीब है, तो वो फिर से वही मुद्दे जो धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं उसको उभारने की कोशिश में है। निश्चित रूप से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा जिसके ऊपर पड़ेगा वो ओबीसी होता है। तो इसका लाभ तो उठाने जा रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। धीरेन्द्र किशोर शास्त्री, बागेश्वर धाम बाबा, ये जिस तरह से अभी इन्होंने बिहार में किया है, जिस तरह से इनकी बहुत ज्यादा हाइप दिखाई जा रही है अलग अलग टीवी चैनल्स में, तो चुनाव की तैयारी और उसी का एक पार्ट है जी। पर दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि सरकार है उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा पिछड़ों के प्रति दिली तौर पर बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है सहयोग करने के, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती हुई थी 78,000 शिक्षकों की भर्ती, और यह खुली और तथ्यात्मक बात है कि उसमें ओबीसी को दिए गए आरक्षण का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। और सरकार कोर्ट में भी है जवाब दे रही है लेकिन सुधार नहीं कर रही।
और ये ओबीसी के लोग ध्यान गए हैं, लेकिन बस वही है, धार्मिक उनकी आस्था है और बीजेपी का चुनाव है, तो इस वजह से कोई बहुत मुखर विरोध नहीं कर पा रहा। सपा जितना ज्यादा इस बात को उछालने की कोशिश में, जितना उछाल ले जाएगी या विपक्ष उछाल ले जाएगा, उसको फायदा होगा। और यदि इसको धार्मिक आस्था में बीजेपी ने ये बना करके निकाल ले गई गाड़ी अपनी, तो फिर उसका फायदा बीजेपी को। तो अलग से ओबीसी अभी बहुत मुखर रूप से विरोध नहीं कर पा रहा और न ही कोई इस तरह की स्थिति दिख रही है। हाँ, ये अलग बात है, विपक्ष कोशिश में है आदमी की, और दोनों तरफ से रस्ता कसी का मौका चल रहा है। देखिए जीत किसकी होती है, जी वास्तविकता की या अशोक जी, ये तो चुनौती आपके लिए बहुत मुश्किल ही हो गई। अगर ओबीसी वोट बैंक खिसक गया भारतीय जनता पार्टी को, तो उनकी जीत तो निश्चित है। साथ ही साथ जिस प्रकार से देखा जाए, निकाय चुनाव में जनता ने आपको नकार दिया, आपका परफॉर्मेंस हर किसी को पता है किस प्रकार का रहा, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे फेस करेंगे आप? सुनील जी देखिए, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है चुनाव। और रह गई बात विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो ये चुनाव जो है सरकार, निकाय चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख मतदाता थे। सुनील जी मैं वही बात कर रहा हूँ, छोटा चुनाव नहीं था ये। विधानसभा या लोकसभा, अगर बहुत से राज्यों की पॉपुलेशन जोड़ लो ना आप, हिमाचल जैसे, तो पता नहीं कितने राज्य जुड़ेंगे। आप छोटा चुनाव इसको मत कहिए। देखिए सुनील जी, मैं फिर वही कहूंगा कि निकाय चुनाव में आप एक मुगल सराय एक जगह है, उसका एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं कि किस तरह से वहां पे एक जबरदस्ती करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाता है। और जब वहां पे किन्नर समाज, आपने वीडियो देखा होगा, जब किन्नर समाज वहां पे सड़कों पे तांडव जब करना शुरू करता है, तब उसके प्रत्याशी को 463 वोटों से जिता दिया जाता है। बहुत सी वीडियो हमने ऐसे देखे थे अशोक जी, बहुत सी वीडियो हमने ऐसे भी देखे थे जहां पर सपा वाले गुंडागर्दी कर रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे। अच्छा, तो आप अपने पक्ष की बात तो रखोगे नहीं ना। आपके भी वीडियो सामने आए थे, उस बात को मानिए ना। दूसरों पे आरोप लगाने से भी देखिए बहुत से टीवी चैनल्स ने चलाए। गोरखपुर नगर निगम में 3,60,000 वोट पड़ा और 4,80,000 की काउंटिंग हो गई। कैसे हो गया ऐसे? अशोक जी, मंथन और चिंतन करने की जरूरत है आपको। अशोक जी, सुनील जी, रामपुर जैसा गढ़ आप हार गए, मेरठ जैसा गढ़ आप हार गए 40-40 साल पुराने, और आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपकी मतलब चिंतन करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा ना। सुनील जी देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा काम करती है। और समाजवादी, जो आपने कहा ना, पिछड़ा समाज का मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरह से अभी जो पंचायत सहायक अधिकारियों की भर्ती निकली है, इसमें 27% पिछड़ों का आरक्षण की जगह पे 9.5% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी जारी करती है। किस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से पिछड़ों का हक भारतीय जनता पार्टी खाने का काम करती है। किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का हक भारतीय जनता पार्टी खा जाती है। किस तरह से लेटरल इंट्रेंस के माध्यम से लोक सेवा आयोग में डायरेक्ट नियुक्तियां करके पिछड़ों दलितों का हक मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पिछड़े समाज को अगर किसी ने ठगा है सबसे ज्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको ठगने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसको बेनकाब करने के लिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इसको बेनकाब करेगी। और जनता के बीच श्रीकांत जी जवाब दीजिए, जिस तरह से जवाब दीजिए, भर्तियों में जो आपने हेरा फेरी की पिछड़े समाज को लेकर, एक तरफ आप ये बोलते हैं कि आप ओबीसी के साथ जा रहे हैं, आप वो महाअभियान चलाएंगे, और एक तरफ आप उनकी भर्तियों में हेराफेरी करते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है, ये दोहरी मानसिकता किस प्रकार से, जनता विश्वास आप पे कैसे करे? जैसा कि अशोक जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है श्रीकांत जी, आवाज आ रही है आपकी जी। अशोक जी बता रहे हैं कि 9% पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया, 27% की जो 9% दिया गया है, ये आपने पता नहीं कहाँ से इनके पास आए। ये देखे जनपद बाई जनपद अपने आंकड़ों को उठाएं, कि कितनों को आरक्षण मिला है, कितनों को पंचायत सहायक में नौकरियां दी गई है सरकार के द्वारा। और जो योग्यता के आधार पर जिनकी भर्ती की है, ये बीजेपी सरकार के जो काम है। जो बीजेपी सरकार जो है सिर्फ योग्यता के आधार पर देती है, ना कि जाति के आधार पर देती है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य, पिछड़ा और दलित तीनों की पार्टी है, ना कि किसी एक की पार्टी है। ये सभी को, गरीब और भी सभी को लेकर साथ चलने वाली है। पंचायत सहायक में जो भर्तियां हुई है बिल्कुल सत्य हुई है, इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती। दीजिए जवाब अशोक जी, आपके स्टेटमेंट, आपके डेटा सारे गलत हैं, वो दरकिनार कर रहे हैं इस बात पर। सुनील जी देखिए, दरकिनार करने की बात नहीं है, आपके पास भी हमारे पास भी मोबाइल है, सारी चीजें, ये सब चीजें छुपती नहीं है सुनील जी, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है।
आप देखिए कि जो अभी वैकेंसी निकली है उसमें कितना वैकेंसी निकाली गई पिछड़े समाज की, वो तो पब्लिक डोमेन में है ना। आप जाके उसको सर्च करके देख लीजिए, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्रीकांत जी, इसमें कोई सारे डेटाज हम ऑथेंटिक झूठ हैं। बोल सकते हैं ना, तो श्रीकांत जी झूठ श्रीकांत बोल सकते जी, हैं ना, तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए डेटास को गलत बता रहे हैं, अशोक जी का कहना है। सारे डेटा ऑथेंटिक है। डेटा बिल्कुल सही है। जनपद उत्तर प्रदेश में फिर ये कैसा मजाक आपका? फिर ये किस प्रकार से, आप बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए आप महाअभियान चलाएंगे, एक तरफ उनकी भर्ती में आप घोटाले में जिस प्रकार से डिक्रीज कर रहे हैं उनके रिजर्वेशन को, तो ये क्या, किस तरह से मतलब समझाइए जरा, मुझको समझाइए सर। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं समझाइए आप एक तरफ कह रहे हैं कि ओबीसी के हित के लिए काम करेंगे। एक मिनट श्रीकांत जी, आप एक साइड ये बोल रहे हैं कि आप ओबीसी के हित के लिए काम करेंगे, आप महाअभियान अब चला रहे हैं, 1 महीने तक महाअभियान चलाएंगे, और एक तरफ आप जिस प्रकार से देखा जाए कि आप भर्तियों में इस डेटा को डिक्रीज कर रहे हैं, ये क्या मतलब किस प्रकार से? ये तो ना, ये श्रीकांत जी, ये तरीका बहुत गलत है ना पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। इस प्रकार से ऐसे नहीं। अगर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं श्रीकांत जी, आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और आप 2 तरह की बात कर रहे हैं, फिर आपकी मानसिकता पर सवाल उठते हैं। जनता आप पे विश्वास क्यों करे? कर्नाटक में जिस प्रकार से देखा गया, ओबीसी ने आपको वोट नहीं दिया, अब उसको लेकर आप काम कर रहे हैं, और जब देखा जा रहा है कि जब भर्ती की बात आई तो आपने उसके रेशियो को कम कर दिया। ये कहां से? जवाब दीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि ओबीसी से जो 27% आरक्षण है वो ओबीसी को मिला है, लेकिन जो सामान्य वर्ग का आरक्षण है, अगर योग्यता में कोई व्यक्ति सामान्य का आगे निकलता है बैकवर्ड वाले से, योग्यता के आधार पर भी तो उसको नियुक्ति होती है। ठीक है, ये है कि ठीक है, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। लेकिन आप एक तरह कह रहे हैं कि ओबीसी के आप साथ हैं, उनके लिए हितकारी बन रहे हैं, और इधर दूसरा फेस आपका दिखाई दे रहा है। और जब वो अशोक जी डेटा रखते हैं तो आप कहते हैं ऑथेंटिक डेटा नहीं है। अशोक जी जो डेटा है वो गूगल से निकाला है, ना कि ऑथराइज्ड डेटा उनको प्राप्त हुआ है। अशोक जी बोलिए। ऐसा है सुनील जी, आप जो डेटा की बात कर रहे हैं गूगल से निकाले हैं, ये डेटा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने सारे हमारे पूर्व विधायक और इस वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। अगर ये डाटा इनको अनऑथेंटिक लग रहा है, गलत लग रहा है, तो इसके खिलाफ क्लेम करें, FIR कराएं। ये डाटा फर्जी डाटा और क्या श्रीकांत जी, जब चीजें गलत दिखाई जा रही हैं तो उस पर एक्शन लीजिए ना, सरकार आपकी है, क्यों नहीं करते हैं आप ऐसा? जो स्वामी प्रसाद जी ने और आपके अखिलेश यादव जी ने जो डेटा ट्विटर पर हैंडल किया है, वो ऑथराइज किसने किया है? उसके विभाग ने किया है कि खुद ही किया है ऑथराइज? ये उसकी कॉपी आप लीड चैनल को दे, आप उसको सोशल मीडिया पर शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम ओबीसी के हितकारी हैं, उनके लिए महासंपर्क अभियान चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिस प्रकार से अशोक जी का कहना है कि एक अगर रेशियो को कम करना भर्ती में, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, तो 2 तरह की बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ओबीसी वोटर इन बातों को समझता होगा, विश्वास करेगा? देखिए, राजनीति बिल्कुल बिजनेस की तरह हो गई है। सभी लोगों ने सेगमेंटेशन कर रखा है, अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रखी है, जो मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है, और हर किसी ने अपने ढंग से देख रखी है। अगर विपक्ष के प्रमुख दलों जैसे समाजवादी पार्टी को देखिए या बहुजन समाज पार्टी को देखिए, तो इन्होंने जातीय आधार पर अपना एक पोजिशनिंग और मार्केट सेगमेंटेशन कर रखा है कि ठीक है, हम सारे लोगों को इस आधार पर बांटते हैं, उनको एक एक करके जोड़ते जाते हैं। उसी का एक सामूहिक रूप ओबीसी ग्रुप में है या दलित के रूप में, ये उस रूप में लेके चल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सेगमेंटेशन किया धार्मिक आधार पर। हर कोई बड़े स्तर पर खींच रहा है कि हम अगर एक धर्म को पकड़ लेते हैं, उसमें सारी जातियां आ जाएंगी जी, उसमें ओबीसी भी आ जाएगा, दलित भी आ जाएगा, सामान्य भी आ जाएगा, और इसीलिए सब अपना अपना मार्केटिंग ऑफर लेकर के मार्केट में चल रहे हैं। तो सब ये कोशिश करें कि मेरी ज्यादा चले और इनकी कम चले, और इस क्रम में कहीं किसी को सफलता मिल रही तो कहीं किसी को मिलती है। बीजेपी को धार्मिक आधार पर लोगों को एक जगह पर एकत्रित करके तीनों वर्गों का, सामान्य, ओबीसी और दलित, तीनों का वोट मिल जा रहा है, और इस वजह से ये अन्य पार्टियों की तुलना में पूर्ण बहुमत में और उसका लाभ उठा रहे हैं। अब इनको तोड़ने के लिए जो अन्य पार्टियां हैं वो अपना फिर वही कि ठीक है, ओबीसी के आधार पर एक बड़ी जातियों का समूह मिल जाए,
उस टाइम इनको बाहर कर। तो जितने वाद हैं ये जोड़ने का एक माध्यम है और इसको उसी रूप में ये सारी ओबीसी का वोट बैंक तो सर शलन जी कर्नाटक में तोड़ लिया ना कांग्रेस ने। अगर ओबीसी का वोट बैंक के लिए देखो, मैं वहां पर भी बहुत प्रचार किया गया, सारे पैतरे अपनाए गए, लेकिन वहां ओबीसी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था बीजेपी को। और नतीजे क्या है वो हम सबको पता है। वहां पर केवल जातीय आधार नहीं था, जातीय आधार का भी छौका था। वहां लिंगायत को भी जोड़ा जो कि बीजेपी का ज्यादा वोट बेस वोट माना जाता है, उसमें तोड़फोड़ की। और जो दूसरी सबसे बड़ी इश्यू वहां पर बन के आई वो भ्रष्टाचार वाली बात थी। 40% कमीशन की सरकार, ये कुछ ज्यादा हाइप कर गया और एंटी इनकम्बेंसी भी थी। इसी के साथ साथ जो पता नहीं कि परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन होता ही रहता, तो परिवर्तन का की भी धारा बाहर निकली थी वहां पर। और वहीं पर नहीं, कई प्रांतों में चल रही है चीज और उसका फायदा उठा लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, एक बार डाउन होने के बाद फिर अप करती है। ये नियम है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे चलती है ऊपर नीचे करके। तो ये उनका भी एक तरह से एक नीचे के बाद फिर ऊपर उठने का ग्रोथ का जी आ गया, इसीलिए वो उत्साहित भी है। तो उसी रूप में देखिए, और ये भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि वहां पर जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को यहाँ पर दूर करें। लेकिन सिर्फ उन कमियों को दूर करने से काम नहीं चलेगा, बड़े स्तर पर लोगों की इन भावनाओं को समझना पड़ेगा। ये सत्य है, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण खुले मन से और बहुत कार्य से नहीं दे पा रही है। चाहे उसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों की सोच का विषय हो या कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिस पर ऊपर से तो मना नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से दिल चाहता है कि न करना पड़े। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ये अलग बात है, केशव जी ओबीसी में भारतीय जनता पार्टी तरफ से बहुत ही मजबूत नाम है, बहुत मजबूत व्यक्तित्व बन के उभरे हुए हैं और जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े रहना बहुत आसान है। तो ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वह ओबीसी के नाम पर ही सही लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराए, न केवल अवगत कराए बल्कि उनको धार्मिक आस्था से भी ऊपर उठाए, तब तो उनको लाभ मिलेगा। ना धर्म अफीम की तरह होती है और किसी की बातों का कोई असर होता नहीं। लोग जब भगवान की बात है, आस्था की बात आती है। अशोक जी आपका कहना है कि बीजेपी ओबीसी को इस्तेमाल करती है। 4 बार आपकी सरकार रही है, 4 बार आपने जमीनी स्तर पर क्या किया? अगर किया तो उनके लिए बेसिक चीजें क्यों उपलब्ध नहीं हुई? अगर आपको इतने हितकारी ओबीसी के आप हैं, बात कह रहे हैं, तो कमी आपकी भी है ना कि उनके हित के लिए आपने कदम नहीं उठाए। सुनील जी, आप देखेंगे कि 1989 के बाद जो मंडल कमीशन लागू हुआ और उसमें उस कमीशन को लागू करवाने में हमारे श्रद्धेय नेताजी का भी एक योगदान था उसमें। और जो कमीशन लागू हुआ मंडल कमीशन, उसके बाद ही पिछड़े समाज का अगर पुनरुत्थान कहा जाए तो उसके बाद ही होना शुरू हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो ये ऐसा नहीं है कि समाजवादियों ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी शुरू से ही सिर्फ पिछड़े समाज की बात नहीं करती है, वो अगड़े समाज की भी बात करती है, वो दलित समाज की भी बात करती है, वो सारे समाज की बात करती है। जिस भी समाज का अगर उत्पीड़न हो रहा है, अगर शोषण हो रहा है समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर उसका हक छीना जा रहा है तो समाजवादी पार्टी, चाहे वो अगड़ा समाज है वहां भी खड़ा होने का काम करती है, पिछड़ा समाज है वहां भी खड़ा होने का काम करती है, और दलित समाज के कैसी बात कर रहे हैं अशोक जी, कैसी बात आप कर रहे हैं अशोक जी? कितनी बार आपकी सरकार पर मायावती जी ने सवाल उठाए थे कि आप पिछड़ों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। कैसी बात करते हैं आप? सुनील जी, देखिए विपक्ष में कोई भी दल रहता है तो उसको सवाल उठाना उसका संवैधानिक अधिकार। अरे धरातल पर भी देखा, धरातल पर भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसका जिक्र करना क्या जरूरी है? नहीं देखिए सुनील जी, ठीक है अशोक जी, एक मैं श्रीकांत जी के पास आता हूँ। श्रीकांत जी जवाब दीजिए अशोक जी की बातों का। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों के लिए करते हैं। हम पूछना चाहते हैं अशोक जी से, पिछड़ों में कितनी जातियां होती हैं? पिछड़ों में आप सिर्फ एक विशेष जाति के लिए, आपकी पार्टी एक विशेष जाति के नेता और कार्यकर्ता जो उपद्रव मचाते हैं, तांडव मचाते हैं, उसके अलावा दूसरा पिछड़ा क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है? और रही बात चुनाव जीत हार की, तो चुनाव हम लड़ते हैं जीतने के लिए। अगर हार होती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, जो हमारी गलतियां हैं उसको हम बुलाएंगे, नए सिरे से काम करेंगे, नए सिरे से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे।
लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी पिछड़ों के लिए काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि आपकी पार्टी पिछड़ों के लिए नहीं, आपकी भी पार्टी सिर्फ एक विशेष जाति के लिए काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। शरण जी आपका, अशोक जी आपका और श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी अग्रसर दिखाई दे रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी के वोट बैंक को लेकर नजर बनाए हुए है। लगातार 24 घंटे 365 दिन बीजेपी का यही प्लान है कि ओबीसी वोट बैंक उनके पाले में आए और आने वाले चुनाव को जीत पाए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।